चंदू के पिता ने उसके लिए विरासत में ढेर सारी जमीन जायदाद छोड़ी थी, पर उसको उनकी कोई कदर नहीं थी, क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि एक जादुई औषधि है। तो वो दिन रात उसी औषधि को बनाने के चक्कर में लगा रहता था। इसका फायदा उठाकर गांव वालों ने उसकी सारी जायदाद हड़प ली थी। ये जड़ी बूटी काम तो करेगा ना? हाँ हाँ, 100% काम करेगी। ये लो सिक्के। इस बात से उसकी पत्नी रमा बहुत चिंतित थी। अयो, सारा जमीन तो बेच दिया। अब जो छोटा सा जमीन पड़ा है उस पर तो ध्यान दो, वरना वो भी हाथ से निकल जाएगी। सिर्फ एक बार वो सोने बनाने वाला औषधि मैं बना लूं, फिर धन ही धन होगा और सुख ही सुख। अयो, पता नहीं कौन सा औषधि का भूत सवारी इन पर। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महाराज। आइए महाराज, आइए विराजिए। पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। क्या सचमुच महाराज? फिर तो हमारा जिंदगी सफल हो गया। बस जाने से पहले एक बात बता दीजिए। मैंने एक जादुई औषधि के बारे में सुना है जो किसी भी चीज को सोने में बदल देता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सत्य है। जब मैं हिमालय में तपस्या कर रहा था, तब मैंने उस जादुई औषधि को बनाने की विधि भी सीखी थी। क्या? मिल गया, मिल गया। मेरे को मालूम था महाराज। अब जल्दी से मेरे को वो औषधि बनाने का तरीका बता दीजिए। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे इतना साल से मेहनत ही तो कर रहा हूँ। आप बस तरीका बताइए, मैं कर लूँगा। तो फिर ध्यान से सुनो। तुम्हें एक केले का पेड़ लगाना होगा और उसको रोज पानी देना होगा। बस? अरे ये तो बहुत आसान काम है। पहले पूरी बात तो सुन लो। जब वो पेड़ बड़े हो जाएं, तो ठंड के मौसम में उनके पत्तों में ओस जमा होगी। तुम्हें उन ओस को इन शीशियों में जमा करना होगा। शीशी में ओस? वो भी पेड़ लगाकर? अरे महाराज, कोई आसान तरीका बताइए। आसान तरीका? फिर तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे रुक जाओ महाराज, रुक जाओ। आप बस उपाय बता दो, मैं पूरा जी जान लगा दूंगा उसको बनाने में। तो सुनो, जब तुम्हारे पास ओस से भरी ऐसी 5 शीशी जमा हो जाएंगी, तब उन्हें लेकर मेरे पास आना। मैं उन्हें अपनी मंत्र शक्ति से जादुई औषधि में बदल दूंगा। फिर उस औषधि की एक बूंद किसी भी चीज को सोने में बदल देगी। ठंडी का मौसम तो साल में बस कुछ महीने ही रहते हैं। ऐसे में 5 शीशी जमा करने में तो मेरी जान चली जाएगी और कई साल निकल जाएंगे, मगर कोई रास्ता भी तो नहीं है। चंदू पूरे खेत को साफ करके उसमें ढेर सारे केले के पेड़ लगाता है। और दिन रात उनकी देखभाल अच्छे से करता है, चाहे आंधी आए या तूफान। और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाती है और पेड़ों में ढेर सारे केले लगते हैं। अय्यो, आपका मेहनत का फल देखो कितना सारा है। अब घर में चारों तरफ सोना ही सोना होगा। सोना? पर केले से सोने का क्या लेना देना? केला? अरे बेवकूफ, मैं केले का नहीं, केले के पत्तों में जमा ओस की बात कर रहा हूँ। इससे ही तो वो सोना बनाने वाली औषधि बनेगी, ऐसा वो साधु महाराज ने कहा है। अय्यो, ये सब तुमने केले के लिए नहीं, ओस के लिए किया। अब तुमको जो करना है करो, पहले मेरे को ये केले ला कर दो ताकि मैं बाजार में जाकर बेच सकूं।
अरे ओस, तुम्हारे चक्कर में नुकसान हो गया। अब पहले मेरे को ओस जमा करने दो। बस एक शीशी, ऐसे ही 5 शीशी जमा करने में मेरे को कई साल लग जाएंगे। तुम तो जमा करते रहो ओश, मैं चली केले बेचने। चंदू हर साल केले के पेड़ लगाता और उनसे ऊंस जमा करता था। इधर रमा पेड़ में लगे केलों को बाजार में बेच आया करती। देखते देखते 5 साल बीत गए और आखिरकार चंदू ने 5 बोतलें ओस जमा कर लिए। अरे वाह, मैंने कर दिया, आखिर मैंने कर दिखाया। महाराज देखिए देखिए, ये रहे पूरे 5 शीशी ओस। अब जल्दी से अपने मंत्र से इसको जादुई औषधि बना दीजिए महाराज। चलो अभी जल्दी से सोने की ताली बन जा। और डालता हूँ। हाँ, ये वो क्यों नहीं रहा? सोने का पत्ता बन जा। ये भी नहीं हुआ। ये भी नहीं। ये काम क्यों नहीं कर रहा है जी? क्योंकि ऐसी कोई औषधि होती ही नहीं। क्या? ये तो धोखा है महाराज, आपने हमारे 5 साल बर्बाद कर दिए। अरे रमा, तुम यहाँ, और ये क्या है? देख, इतने सारे सोने के सिक्के। यही वो सोना है जिसके लिए पिछले 5 सालों से तुम लगातार मेहनत कर रहे थे। मतलब जब तुम खेती करके केले के पेड़ उगा रहे थे, रमा उनमें लगे केलों को बाजार में बेच आया करती थी और धीरे धीरे उसी से इसने इतने सिक्के जमा कर लिए। यही तो है तुम्हारा वो सोना, और ये किसी औषधि से नहीं, तुम्हारे परिश्रम से जमा हुए हैं। पर यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता देता तो तुम ये सब करते ही नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमारी समझ में आ गया कि मेहनत ही असली जादुई औषधि है। उस दिन के बाद चंदू खूब मेहनत करता और बिना समझे बूझे किसी की बात पर भी भरोसा नहीं करता था। उफ, ये गर्मी। हाँ? अरे मेरी मटकी कहाँ जा रही है? रुक जा, अरे रुको। ओहो, गई भैंस पानी में। अब इतने से पानी में पूरा दिन कैसे बिताऊंगा? उस साल विजयनगर में बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण लोगों को एक बूंद पानी के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था। जहाँ लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, पानी के गिर जाने से रवि भी बहुत दुखी था। ओह, अब ये कैसे हुआ? लगता है आज का दिन ही खराब है। अरे बेटा सुनो तो।
अरे तुम तो गिर गए। बुढ़ा हूँ वरना मैं ही उठा देता। अब झट से उठ जाओ और फट से मुझे थोड़ा पानी पिला दो। पानी? अरे डर तो ऐसे रहे हो जैसे तुमसे सोना मांग लिया हो। अरे बाबा, आजकल पानी सोने से कम है क्या? खैर बैठिए, देता हूँ। थोड़ा और पानी पिलाओ। और पानी? छोड़ो, मैं ही अपने हाथ से ले लेता हूँ। पूरा पी गए? खैर कोई बात नहीं। कहते हैं पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। बेटे तुम सच में बहुत दयालु हो। जिस तरह से तुमने मुझ बुढ़े की मदद की है वैसे ही सबकी मदद करते रहना। तुम पर बहुत कृपा होगी। प्यास से गला सूख रहा है और बाबा ने सारा पानी पी लिया। अब क्या करूं? पानी! ये क्या चमत्कार है? वाह, कितना निर्मल और मीठा पानी था। कैसे हो रवि भैया? बस ठीक हूँ। तुम्हारा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ? क्या बताऊं भैया, हकीम वैद्य दवा सब करा ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे सब्र रखो, ठीक हो जाएगा। वैसे कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? हकीम जी के पास। कल से फातिमा को बहुत तेज बुखार है, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। पानी तो पिला देता करीम, लेकिन मैंने अभी अभी सारा पानी पी लिया। मटके में एक बूंद भी पानी नहीं बचा। आज का तो दिन ही खराब है। क्या भैया, मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने के लिए। वाह, ये पानी तो गुड़ की तरह मीठा है। क्या? मटके में पानी? देखो तो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे करीम, संभालो अपने आप को। अरे मेरा पैर तो ठीक हो गया। रवि भैया, आपके पानी में तो सच में जादू है। अरे फातिमा, तुम भी पियो। भैया, मेरा बुखार चला गया। ये पानी सच में जादुई है। अरे जो काम हकीम वैद्य नहीं कर पाए वो इस पानी ने तुरंत कर दिया। कोई जादू वादू नहीं है, ये तो बस एक इत्तेफाक है। नहीं नहीं, करीम भैया सही कह रहे हैं। ये बात तो सबको बतानी चाहिए। हाँ हाँ, जल्दी चलो। मैं दौड़कर नहीं नहीं, उछल उछल कर। नहीं नहीं, नाचते हुए। अरे सुनो, मेरा पैर ठीक हो गया। करीम सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? रवि के जादुई मटके का किस्सा बिजली की तरह सारे विजयनगर में फैल गया। और आश्चर्य की बात ये थी कि उस मटके का पानी कभी खत्म ही नहीं होता था और लोग ठीक भी हो जाते थे। मैं ठीक हो गया। पर रवि उसके बदले कभी किसी से कुछ नहीं लेता था। और फिर एक दिन रवि, मटका लेकर जल्दी मेरे साथ चलो। मेरे मालिक की तबीयत बहुत खराब है। अरे पीछे हटो, दो दो के। बड़े चतुर हो। ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये भी पानी को पीने ही आए हैं। जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो। इन गरीब लोगों का इलाज करके क्या मिलेगा तुम्हें? थोड़ा सा अनाज। मेरे साथ चलो, मेरे मालिक तुम्हारी झोली सिक्कों से भर देंगे। ये सुनकर रवि सोच में पड़ गया कि बात तो एकदम सही है। अमीर लोगों का इलाज करके उसकी दशा सच में बदल जाएगी।
और वो बिना सोचे समझे सारे लोगों को अगले दिन आने को बोलकर अपना मटका लेकर वहाँ से चला गया। अब ये सिलसिला रोज शुरू हो गया। रवि सबको छोड़ बस अमीर लोगों का इलाज करने लगा। और धीरे धीरे उसकी दुकान के बाहर भीड़ कम होने लगी। अरे बेटा, अरे बाबा आप? थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए रवि, जल्दी से अपना मटका उठाओ और घोड़े पर चढ़ जाओ। महारानी को मच्छर ने काट लिया है। हाँ हाँ हाँ, बस अभी आया। जरा बाबा को पानी तो पिला दूं। महारानी बीमार है और तुम्हें दूसरों को पानी पिलाने की पड़ी है। अगर महारानी तुम्हारा पानी पीने से ठीक हो गई तो ये सारी मुद्राएं तुम्हारी होंगी। क्या? चलो। जादुई पानी का रानी पर कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे तो पहले से ही शक था, जो काम हमारी जड़ी बूटी नहीं कर सके वो पानी कर देगा। महाराज, ये सिर्फ एक धूर्त इंसान है। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। ये रहा। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। मूर्ख, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना हमेशा के लिए तुम्हें अपने राज्य से बाहर भेज दूंगा। महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज। रवि जान बचाकर अपनी दुकान में आता है पर वहाँ किसी को नहीं पाता। वो समझ जाता है कि ये सब उसी वृद्ध बाबा की वजह से हुआ था। रवि को अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे उसने कुछ पैसों के लिए गरीब लोगों की मदद करना छोड़ दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। उस दिन के बाद रवि हर रोज अपनी दुकान के बाहर मटके में पानी भर के रखने लगा, जो जादुई तो नहीं था पर उससे सबकी प्यास जरूर बुझ जाती थी। उस दिन से वहाँ से कोई प्यासा नहीं लौटा, क्योंकि रवि समझ गया था कि किसी की मदद करने से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं होता। वो डांका विजयनगर का सबसे बड़ा व्यापारी था और सबसे बड़ा कंजूस भी, लेकिन उसने अपने बेटे को पालने में कोई कंजूसी नहीं की थी। बिल्कुल लाड प्यार से एक राजकुमार की तरह उसकी परवरिश की थी। अरे मेरे प्यारे बेटे, मेरे गिरने पर तुम्हें हंसी आ रही है तो मैं फिर से गिर जाता हूँ। पिताजी, आप गिरते हुए कितने अच्छे लगते हैं। सही कहा सरकार, इसलिए तो ये इतना गिरते पड़ते रहते हैं। चुप रहो। और मंगल, अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। अपनी शादी के बारे में सोचो। मुझे तुम्हारी शादी की बड़ी चिंता होती है, पाई पाई जोड़ के। पिताजी, शादी विवाह के मामले में जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। कन्या भी तो अच्छी मिलनी चाहिए। अरे कन्या तो एक से एक है बेटा, तुम बस हाँ बोलो पाई पाई जोड़ के। वैसे तुम्हें कैसी कन्या चाहिए? ऐसी कन्या पिताजी जो बहुत बुद्धिमान हो, ताकि हमारे पैसों का अच्छे से हिसाब किताब रख सके। अगर कन्या खर्चीली निकली तो हमारा सारा पैसा खर्च कर देगी। क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
अरे मेरे बच्चे, तुम तो बहुत समझदार हो गए। पर बेटे, ऐसी कन्या मिलेगी कहाँ पाई पाई जोड़ के? पाई पाई जोड़ के नहीं पिताजी, जगह जगह खोज के। मैं हर जगह खुद जा जाकर ढूंढूंगा। मुझे यकीन है कि मुझे कोई ना कोई बुद्धिमान कन्या जरूर मिल जाएगी। हाँ, तो साथ में रमन को भी ले जाओ। हाँ, अच्छे से जांच परख के बुद्धिमान कन्या ही खोजना। मंगल घोड़े और रमन के साथ अपने लिए एक बुद्धिमान और योग्य लड़की खोजने के लिए निकल गया। अरे अरे, ये क्या किया? दिखाई नहीं देता क्या? घोड़ा संभाल नहीं सकते तो बैठे क्यों हो? उस लड़की को देखते ही मंगल ने मन बना लिया कि वो उससे ही शादी करेगा। लेकिन उससे पहले उसे ये जानना था कि वो लड़की बुद्धिमान भी है या नहीं। हे कन्या, तुम्हारी सुंदरता अद्भुत है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। देखने में तो तुम भी बहुत अच्छे हो, पर विवाह के लिए तुम्हें मेरे पिताजी से बात करनी होगी। वो भी कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त स्वीकार हो तो बोलो। शर्त? कैसी शर्त? क्या तुम इस अनाज से दाल, चावल, सब्जी और दही बना सकती हो? अगर तुम ऐसा कर पाओगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। ये कैसी शर्त हुई? धन से दही और सब्जी कैसे बनेगी? मुझे नहीं करनी शादी। मंगल समझ गया कि लड़की को उसकी शर्त समझ ही नहीं आई और वो वहाँ से अपनी खोज में आगे निकल गया। इस तरह मंगल कई लड़कियों से मिला, पर उसकी शर्त का जवाब किसी के पास भी नहीं था। सरकार, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। चलते चलते पैर अकड़ गए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चुपचाप चलते रहो, कोई आराम नहीं होगा। जब देखो आराम ही करना है इसे। हाँ हाँ, समझ गया, तुम भी थक गए हो। चलो ठीक है, आज इधर ही विश्राम करेंगे। बाबा, हम यात्रा से बहुत थक गए हैं। क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? रुक तो सकते हो बेटा, लेकिन हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। आज तो चूल्हा भी नहीं जला। क्यों नहीं? आप लोग बिल्कुल यहाँ रुक सकते हैं। अतिथि की सेवा करना तो धर्म होता है। आप लोग विश्राम कीजिए, तब तक मैं भोजन का कुछ प्रबंध करती हूँ। मंगल को मोहिनी बहुत अच्छी लगी। सरकार, ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है। हाँ? अच्छी तो है, पर मुझे ये देखना है कि ये बुद्धिमान भी है या नहीं। हे कन्या, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन उसके लिए मेरी छोटी सी शर्त है। विवाह के लिए शर्त? क्या तुम बोरी में रखे अनाज से चावल, दाल, सब्जी और दही बना सकती हो? अगर तुम ऐसा कर पाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? ये तो बहुत आसान है। आप विश्राम कीजिए, तब तक मैं सब बना के रखती हूँ। मोहिनी की ये बात सुनकर मंगल हैरान तो हुआ, पर यात्रा से वो इतना थक चुका था कि देखते ही देखते उसकी आंख लग गई और कुछ घंटे के बाद मोहिनी ने उसे जगाया। चलिए, भोजन तैयार है। मंगल हैरान होकर देखता है कि उसने जो जो बोला था मोहिनी ने सब बनाया था।
ये तुमने कैसे किया? ये बहुत आसान था। मैंने पहले धान को कूटकर उससे चावल निकाले, फिर थोड़ा चावल रखकर बचे हुए चावल बाजार में बेच दिए। उससे जो पैसे मिले उससे मैंने सब्जी, दाल, तेल और दही खरीद लिया। मोहिनी की बुद्धि देख मंगल खुश हो गया। वाह, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। वो तो ठीक है, पर उससे पहले मेरी इच्छा भी तो जान लो। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ही मतलबी इंसान हो। देखो तुम्हारे घोड़े की हालत, और रमन इसको देखो, दोनों कितने थके हुए हैं और तुम्हें इनकी कोई चिंता नहीं। पर फिर ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बोला? ताकि तुम्हें ये न लगे कि मैं तुम्हारी शर्त पूरी नहीं कर सकती। समझ गया, तुम सत्य बोल रही हो, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मोहिनी की ना सुनकर मंगल दुखी तो था, पर उसे उसकी बात समझ में आ गई थी। वो कुछ सोचकर वहाँ से चुपचाप चला गया। और कुछ दिनों के बाद बैलगाड़ी से जाती हुई मोहिनी ने अपने घोड़े को प्यार से खिलाते हुए मंगल को देखा। सूरज सर पर आ गया है रामन, पहले कुछ खाकर विश्राम कर लो, फिर काम करना। अरे तुम? बस इधर से गुजर रही थी और तुम्हें देखा। तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। हाँ, बस तुम्हारी उस दिन की बात समझ में आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अब तुम मुझसे विवाह करोगी? मंगल अब बदल गया था, इसीलिए मोहिनी ने उससे शादी कर ली। और फिर उसने अपनी बुद्धि से उडांका और मंगल के पैसों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। अम्मा ये देखो, उधर मंगल को मोहिनी मिल गई और मुझे लाइक्स। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.